फाइनेंस कमीशन की सीरीज़ में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको फाइनेंस कमीशन के उस सबसे इम्पॉर्टेंट अंश से तारुफ कराएंगे जिसको लेकर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये है टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किस तरह से वर्टिकल शेयरिंग होगी, किस तरह से होगी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। ओके, चलिए समझते हैं इन चीज़ों को। एक एक चीज़ लिख करके कराएंगे आपको और सब कुछ आज लॉजिकली समझ आएगा। सिर्फ ये याद नहीं कराया जाएगा कि किस हेडिंग में क्या दे दिया गया, समझाया जाएगा कि इस हेडिंग में इतना क्यों दिया, क्या कारण था। और आपको कभी भी ज़िंदगी में वो हेडिंग से रट्टा नहीं मारनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं आपको लिख के लॉजिकली समझाऊंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है द टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी फेडरलिज्म वर्ड गिवन नहीं है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखा जाए उसमें एक अलग कल्पना है स्टेट्स के लिए। राज्य अलग से नज़र आते हैं, राज्यों के लिए फाइनेंसेस का इंतज़ाम अलग नज़र आता है, राज्यों के लिए लेजिस्लेचर्स अलग से नज़र आती हैं और उनकी पावर्स अलग से नज़र आती हैं। 7th शेड्यूल में लिस्ट अलग नज़र आती हैं और उन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिस्डिक्शन नज़र आता है। तो ये अगर ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है आपको कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने कल्पना फेडरलिज्म की है। वर्ड चाहे फेडरलिज्म नहीं गिवन है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि सेंटर एज कम्पेयर टू स्टेट थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए हम इसे ट्रू फेडरलिज्म नहीं कह सकते जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो इसे कई तरह के नाम दिए जाते हैं, पार्शियली फेडरल, कॉसी फेडरल, ये सारे शब्द हैं। मेन एस्पेक्ट ये है कि इट इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव जिसमें दोनों एक साथ आए, सेंटर आए, स्टेट आए, दोनों कोऑपरेट करें। एक इसे हम कह सकते हैं साझा संघवाद, जिसमें आप दोनों साथ आ रहे हैं। आई बात समझ में? सहकारी संघवाद ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कोऑपरेटिव सिस्टम है और फाइनेंस कमीशन इसी उद्देश्य से बना है। कोऑपरेटिव सिस्टम, फेडरलिज्म हर फील्ड में दिखना चाहिए, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन की पावर की बात हो, यानी कि अगर बात हम करें भारत की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उसमें MLAs इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के लिए चुने जाते हैं। तो फेडरलिज्म आपको वहाँ भी दिखा। और दूसरी तरफ अगर फेडरलिज्म की बात करें तो फाइनेंसेस जो हैं, चाहे वो स्टेट के अपने थे, स्टेट ने यूटिलाइज़ किए, लेकिन जो सेंटर के फाइनेंसेस हैं, क्योंकि वो वहीं से आए हैं, क्यों जिन लोगों ने वो दिए हैं वो लोग काम उन स्टेट्स में ही कर रहे हैं। अगर मैंने इनकम टैक्स पे किया है, ये सेंटर का टैक्स है, बट ध्यान से सोचा जाए, मैंने इनकम तभी कमाई ना कि पंजाब सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं। अगर आपसे कोई पूछे लॉजिकली कि भाई सेंटर के टैक्सेस में क्यों राज्यों का हिस्सा होना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने जब सेंटर की इनकम आपको बताई थी तो वो क्या थी? उसमें डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? डायरेक्ट टैक्सेस में इंपॉर्टेंट था इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट कोई ना कोई फैक्ट्री, किसी ना कोई कंपनी किसी राज्य में ही लगाएगा ना। उस राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब गुंडाई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, तभी वहाँ पर शोरूम्स खुले, तभी लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं, तभी लोग वहाँ पर परचेज करते हैं। डर नहीं है कि आपकी गाड़ियाँ लुट जाएंगी। थोड़े सालों पहले तक की बात बताता हूँ, बिहार अगर आप जाएंगे, मशहूर इस बात के लिए था, 2 व्हीलर के कार आपको शोरूम नहीं नज़र आते जैसे पंजाब में नज़र आते थे। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ी हुई थी, गाड़ियाँ लूट ली जाती थी, तो उद्योग धंधे नहीं लग पाए वहाँ पर। आज भी आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, मिलिटेंसी की वजह से सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, तो फिर वहाँ से वो टैक्स भी नहीं आता। तो केंद्र को अगर टैक्स आ रहा है तो केंद्र का टैक्स है, अलग बात है, लेकिन राज्य का तो पूरा पूरा रोल था उसमें। तो कभी ये मत समझिएगा कि सेंटर सरकार गवर्नमेंट बड़ा एहसान सा कर रही है राज्यों पे। अगर GST की भी मैं बात कर लूँ, और GST अगर सेंटर के पास आ रहा है, तो GST भी अगर आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ट्रक दौड़ रहे हैं सड़कों पे, और वो राज्यों की सड़कों पे दौड़ रहे हैं, स्टेट हाईवेज पे भी दौड़ रहे हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कामकाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात सड़कें हैं। आप कह रहे हैं ई-वे बिल लेकर के आए हैं और उसकी वजह से जर्नी कम हो गई 20%, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जर्नी कम होने का कारण ये भी तो है सड़कें पक्की हैं, और सड़कें पक्की होने में एक राज्य का अपना भी तो रोल है। स्टेट हाईवेज भी तो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी तो होती हैं, सिटी रोड्स भी तो होती हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। टैक्स किसने लगाया, किसने कलेक्ट किया और किसने रखा, वो एक अलग बात है। किन चीज़ों ने इनेबल किया कि लोग कमा सकें, जिसकी वजह से वो टैक्स बना, इसे ध्यान में रखते हुए
एक लेजिटिमेट राइट बनता है राज्यों का उस टैक्स में जो डेवोल्यूशन के माध्यम से दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं द डिविजिबल पूल। यह भी तो फिर एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही है कि केंद्र को कर इकट्ठा हो सके, इसके लिए राज्य समर्थन करेंगे लोगों का कि लोग कामकाज कर सके, राज्य हॉस्पिटल सर्विसेज देंगे, हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज देंगे, इरिगेशन सर्विसेज देंगे, एग्रीकल्चर सर्विसेज देंगे, तो वो लोग कमा सकेंगे और केंद्र फिर बदले में उनको उनका लेजिटिमेट शेयर देगा वापस। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दोनों को मिल करके चलना है। उसी थ्योरी के साथ फाइनेंस कमीशन का हर कदम होगा, क्योंकि इस नाम पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, और आपसे क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, जनरल स्टडीज में, कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन कितनी का सार्थक होती हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का तो थीम ही है टुवार्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो वो पूछ सकते हैं कितनी का सार्थक होती हैं। आपको उस एंगल से भी देखना है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को, कि ऑलवेज कोशिश की जाती है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र के पास कितनी इंडिपेंडेंस और राज्य के पास कितनी इंडिपेंडेंस है। ये भी देखना है कि जो राज्य इंडिपेंडेंट अब आपने कर दिए हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, वो राज्य भी आपस में किसी से कम या किसी से ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहे, क्योंकि इंडिपेंडेंस तब भी हार्म होती है जब आपके साथी आपसे ज़्यादा मजबूत हैं और आप उनसे बहुत कमज़ोर हैं, तब भी आप पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं काउंट होते हैं। तो सेंटर स्टेट के बीच में और स्टेट्स के बीच में, ये दोनों में एक बैलेंस बैठाना फाइनेंस कमीशन का रोल है। और ये बैलेंस बैठाने के लिए वो जिस यार्डस्टिक का इस्तेमाल करता है, वो यार्डस्टिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसी ध्यान से वो वितरण करता है पैसों का। ओके, और इसी दिशा में हमने पढ़ा कि टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब 10वें फाइनेंस कमीशन तक एक नियम फॉलो होता था। वो क्या होता था? Until the 10th Finance Commission, separate percentage had been recommended for devolution of income tax and union excise duties. Separate recommendations होती थी, जैसे कि इनकम टैक्स जो आया उसमें से अलग परसेंटेज जाएगा राज्यों को और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से अलग परसेंटेज जाएगा। लेकिन बाद में ये प्रक्रिया बंद करती। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए और उसके बाद कहा गया कि जो नेट प्रोसीड कलेक्ट होगी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से पूरे का एक क्यूमुलेटिव डिविजिबल पूल जनरेट होगा। जैसे आज इस बार फाइनेंस कमीशन 15वें ने 41%, 41% डिविजिबल पूल बोला है, तो 41% नेट प्रोसीड का। और नेट प्रोसीड मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। ग्रॉस प्रोसीड में से जीएसटी कंपनसेशन माइनस करिए, सेस माइनस करिए, सरचार्ज माइनस करिए, नेशनल कैलेमिटी फंड की तरफ जो ट्रांसफर्स गए हैं उसको माइनस करिए, और टैक्स कलेक्शन करने पर जो पैसा आया उसे माइनस करिए। ये सारी चीज़ों को माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो नेट प्रोसीड के लिए बचा है, वो नेट है। और वो नेट प्रोसीड में से अब निकाले जाएगा 41% का वो डेवोल्यूशन वाला हिस्सा, जो जाएगा एज अ वर्टिकल स्प्लिट राज्यों को। तो इस तरह से वो काम होगा। तो ये 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन आर शेयरेबल विद द स्टेट्स। और ये होता है 2 आर्टिकल्स के अंदर। इसकी ताकत 2 आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, आर्टिकल 270, आर्टिकल 279। यानी कि जो यूनियन के जो नेट प्रोसीड्स हैं वो आर्टिकल 270, आर्टिकल 279 में कवर होते हैं। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम थोड़ा सा सिस्टम समझ लें कि इसी नेट प्रोसीड के तहत जो शेयरेबल हिस्सा है उसकी एक हिस्ट्री अब तक क्या रही है। फाइनेंस कमीशन इस समय देश में 15वां चल रहा है। 1951 से फाइनेंस कमीशन की शुरुआत हुई। संविधान बनने के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा था कि राष्ट्रपति संविधान के एग्जिस्टेंस में आने के 2 साल के भीतर पहला फाइनेंस कमीशन बनाएंगे और उसके बाद वो हर 5 साल या 5 साल से पहले ज़रूरत पड़ने के अनुसार फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। तो राष्ट्रपति ने 2 साल के भीतर ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 2 साल के भीतर ही 1951 में ही पहला फाइनेंस कमीशन मिस्टर नियोगी की अध्यक्षता में बना दिया था। दैट वाज द नियोगी कमीशन, नियोगी फाइनेंस कमीशन। और इस बार का है NK सिन्हा फाइनेंस कमीशन। तो अगर हम थोड़ी हिस्ट्री को ट्रेस करें तो वो ये है कि फाइनेंस कमीशन 11 सन 2000 से 2005 के बीच में, फाइनेंस कमीशन 12 2005 से 2010, फाइनेंस कमीशन 13 2010 से 2015, फाइनेंस कमीशन 14 2015 से 2020 और फाइनेंस कमीशन 15 2020 से 2021। इसके बाद वो देगा फिर 2021 से 2026 के लिए रिकमेंडेशन। और मैंने आपको ये बताया था कि 1 साल क्यों बढ़ा इस बार, बिगिनिंग में उसके सारे रीजंस कराए थे हमने। ओके, तो इसलिए ये 6 साल चला गया इस बार काम। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि फाइनेंस कमीशन 11 ने कहा था कि टोटल वर्टिकल स्प्लिट होना चाहिए 29.5%। मतलब 100 रुपये में से 100 रुपये नेट प्रोसीड है केंद्र सरकार के टैक्सेस का, उसमें से सीधा कट करके 29 रुपये 50 पैसे चले जाएं राज्यों के पास। इसे कहते हैं वर्टिकल स्प्लिट।
ओके, कि ऊपर से नीचे कितना आएगा, बाद में राज्यों में उस हिस्से का कितना कितना बटेगा, 29% में से 3% किसको जाएगा, 4% किसको जाएगा, 6% किसको जाएगा, वो हो गया हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। ओके, तो फाइनेंस कमीशन 11 ने कहा कि 29.5% चला जाएगा। फाइनेंस कमीशन 12 ने कहा, जो 2005 से 2010 था 30.5%, 1% बढ़ा दिया। फाइनेंस कमीशन 13 ने बोला 32%, यानी कि 2010 से 2015 के बीच में 32% जाता था, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंस कमीशन 14 32 से सीधा 42%, 2015 से 2020। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फाइनेंस कमीशन 14 का ये मानना था कि लगातार भारत सरकार के पास हर राज्य के द्वारा एक मांग रखी जाती थी कि हमें स्पेशल स्टेटस डिक्लेयर कर दीजिए, हमें स्पेशल स्टेटस डिक्लेयर कर दीजिए। और उसका मतलब क्या होता था कि जैसे सभी राज्यों को वर्टिकल स्प्लिट के तहत एक 32% मिला है, उस 32% में से फिर उन राज्यों में बटेगा, लेकिन जब कोई राज्य को आप स्पेशल स्टेटस दे देते, खास दर्जा दे देते थे, उसे फिर अतिरिक्त 10% मिलने का रास्ता खुल जाता था वाया ग्रांट। इससे केंद्र सरकारें राज्य सरकारों को मैनिपुलेट कर लेती थी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। जैसे अगर कोई भी चुनाव आने वाले हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी राज्य की है और उसके राज्य में चुनाव हैं, और अगर वो कहीं केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा स्पेशल पैकेज ले आए 10% का वो एक्स्ट्रा, तो वो मदद करने की वादा कर देती थी कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में हम आपको समर्थन कर देंगे। इस तरह से ये एक तरह का डिस्क्रिशनरी सिस्टम था, ये उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था जिससे फ्यूचर प्रिडिक्टेबिलिटी की जा सके कि राज्यों को किस फ्लो में पैसा आता रहेगा। जब भी आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं फाइनेंस के क्षेत्र में, एक बात याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस बात का ध्यान रखना कि भाई आपके पास कितना का कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी आती रहेगी। वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी इस बात से पता लगती है कि कितना मैंडेटरी हिस्सा है शेयर करने वाला। देखिए डिस्क्रिशन पे जो पैसा बेस्ड होता है वो तो आप अपनी चॉइस के वाया किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, कभी ज़्यादा दे रहे हैं, कभी कम दे रहे हैं। लेकिन जो अब स्टैट्यूटरी हो जाएगा, जो नियम कानून के तहत ही देना है, वो तो फिक्स हो जाएगा, फिर वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसकी वजह से होता यह है कि फिर बेटर प्लानिंग में फ़ायदा मिलता है। फाइनेंस कमीशन राज्यों के भी अच्छे वे में इनकम को इमेजिन कर पाता है कि इन्हें केंद्र से इतना पैसा आएगा, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग्स हो जाती हैं, तो ये गुड होता है। तो फाइनेंस कमीशन 14 का ये मानना था कि हमें ग्रांट से डेवोल्यूशन की तरफ आना है, हमें ग्रांट कल्चर ख़त्म करना है, क्योंकि ग्रांट केंद्र सरकार के विवेक पे होती हैं और होता ही उसमें से 3 ग्रांट तो मैंडेटरी हैं जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। लेकिन अब होता क्या है, ध्यान से समझो, केंद्र सरकार को फ़ायदा है तो वो फ़ायदा केंद्र सरकार तक रह जाता है, केंद्र सरकार को नुकसान, उस समय में केंद्र सरकार दे भी देगी ग्रांट्स, लेकिन केंद्र सरकार को जब नुकसान है तो केंद्र सरकार नुकसान का नाम लेकर के ग्रांट्स नहीं भी रिलीज़ करेगी। ऐसे में अगर हम लार्जर शेयर टैक्स डेवोल्यूशन के सेगमेंट में देना शुरू कर दें तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि केंद्र सरकार जब फ़ायदे में भी है तो फ़ायदे का फ़ायदा सिर्फ अकेली नहीं उठा पाएगी, उसका फ़ायदा यानी कि पहले 100 रुपया आता था तो उसका आप लोग दे रहे हैं 32%, 200 रुपया भी आने लगा। अब हो क्या रहा है, आप दे रहे हैं सिर्फ 32% ही, लेकिन अधिक से अधिक अब आपकी जेब में बच रहा है तो आप उसे ग्रांट्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और अपने फेवर में पावर लेवरेज कर रहे हैं, बेनिफिट लेवरेज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे बढ़ा करके ही 42% कर देंगे तो पहले भी 100 रुपये आया तो आपने 32 रुपये दिया, दूसरी बार 200 आया तो आपने 32 दिया, लेकिन इस बार सीन बदल गया। अब 100 रुपये आया तो 42 रुपये दिया, अब 200 आया तो 42 रुपये दिया, मतलब अब बढ़ी हुई आमदनी में राज्यों का हिस्सा भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ा, राज्यों का लाभ ऑटोमेटिकली ही बढ़ा। वो केंद्र सरकार के विवेक पे निर्भर नहीं है, डिस्क्रिशन पे निर्भर नहीं है। तो ग्रांट से डेवोल्यूशन की तरफ आने का सबसे फ़ायदा ये हो जाता है कि अच्छी स्टेबल गुड प्रिडिक्शन हो जाती है कि इतना का फ्लो राज्यों के जेब में आएगा पैसे का, और इस तरह से फिर पूरे भारत भर के लिए नीति बन सकती है अगले 5 साल के लिए, मीडियम और लॉन्ग टर्म। और राज्यों को भी ये कहा गया कि राज्य ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करेंगे कि हमारी जेब में इतना पैसा आना ही है। आई बात समझ में? इसलिए फाइनेंस कमीशन 14 ने वो स्पेशल स्टेटस वाला, उसके बेसिस पे वो स्पेशल ग्रांट वाला टंटाई खत्म करने के लिए सीधा बढ़ा करके 10% ही जोड़ दिया। और उस समय की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ने ये बात कही भी थी कि बिहार हमसे खास राज्य का दर्जा मांग, स्पेशल पैकेज की मांग कर रहा है। ये स्पेशल पैकेज हम अभी इसलिए नहीं दे सकते हैं इनको क्योंकि हमने तो ऑलरेडी 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया है, अब पूरा देश ही स्पेशल पैकेज में कवर हो गया है। तो बाढ़ आने के नाम पर, सूखा पड़ने के नाम पर स्पेशल पैकेज की मांग ना की जाए। और तब बहुत एजेंडा बनाया था क्योंकि बिहार में चुनाव भी थे
और नीतीश कुमार का कहना ये था कि केंद्र सरकार हमें स्पेशल पैकेज नहीं दे रही है, जबकि इन्होंने वादा किया था। तो और केंद्र का ये कहना था कि स्पेशल पैकेज काहे का, क्या मिलना था उसमें, 10% और मिलना था। उन राज्यों को, जिन राज्यों में बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, उनको स्पेशल पैकेज के तहत 32% की बजाय 10% और मिलना था, 42। आपको तो ऑलरेडी दे दिया सबको 42%, अब स्पेशल पैकेज काहे का। ये बहस बहुत चली थी देश भर में। तो ऐसे में फाइनेंस कमीशन 14 ने ये ऑब्जर्व किया, फाइनेंस कमीशन 14 expressed the view that tax devolution should be the primary route of transfer of resources to the states, since it is formula based and thus conducive to sound fiscal federalism. अब फाइनेंस कमीशन डिड नॉट एनविसेज हायर एग्रीगेट ट्रांसफर्स। वो ये नहीं है कि वो ये उम्मीद कर रहा है कि एग्रीगेट ट्रांसफर बहुत हायर हो जाएगा, बट कॉम्पोजिशनल शिफ्ट इज इन फेवर ऑफ ग्रेटर डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस एज कंपेयर टू द ग्रांट्स। तो वो ये कह रहा था कि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एग्रीगेट ट्रांसफर्स में कोई बहुत बड़ी अमाउंट इमेजिन कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमें एक कॉम्पोजिशनल शिफ्ट लेकर के आना है। कॉम्पोजिशनल शिफ्ट माने कि जो राज्यों का हिस्सा बनता है, उस हिस्सेदारी की जो कॉम्पोजिशन बन रही है कि इतना ग्रांट का होता है, इतना डेवोल्यूशन का होता है, उसमें हम कॉम्पोजिशनल शिफ्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा ग्रांट हो लेकिन डेवोल्यूशन का ज़्यादा हो। तो देयर मस्ट बी अ कॉम्पोजिशनल शिफ्ट सो दैट इट विल बी स्टेबल। तो वो यही कह रहा है कि बट कॉम्पोजिशनल शिफ्ट इज इन फेवर ऑफ ग्रेटर टैक्स डेवोल्यूशन एज कंपेयर टू द ग्रांट्स। और ये कॉम्पोजिशनल शिफ्ट क्यों करना चाहता था, बिकॉज पर्पज वाज टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रांट्स टू टैक्स डेवोल्यूशन। ओके, फाइनेंस कमीशन 14 ने ये कहा था, तो तब 42% सीधा 32 से बढ़ा करके किया गया था। ये बात अब समझ में आ गई। अब आते हैं उसके बाद हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। तो केंद्र से राज्यों को पैसा आया, उसकी कहानी हमने आपको बता दी, और फाइनेंस कमीशन 15 ने बोला है कि 41% देंगे। 41% देने की कहानी मैंने आपको बता दी थी। फाइनेंस कमीशन 15 ने फाइनेंस कमीशन 14 वाला फॉर्मूला एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है और 42% ही एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी 41% क्यों दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर का जब डाटा उन्होंने कलेक्ट किया तो उन्होंने माना कि जो राज्यों को हिस्सा चला जाता था 42%, उसमें से 0.85% जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनता था, जो कि जम्मू कश्मीर अब हो चुका है यूनियन टेरिटरी। और एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, कभी MCQ में फंसे ना, फाइनेंस कमीशन जब रिकमेंडेशन देता है, वो सिर्फ इस बात की रिकमेंडेशन देता है कि केंद्र से राज्यों को कितना पैसा जाएगा। वो कभी भी इस बात की रिकमेंडेशन नहीं देता कि केंद्र से यूनियन टेरिटरीज को कितना पैसा जाने वाला है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का सारा खर्चा केंद्र सरकार पे ही होता है। तो वो तो जब 100 रुपये में से 42 रुपये काट करके दे दिए केंद्र राज्यों को, तो ऑटोमेटिकली 58 रुपीज़ केंद्र के पास रह गए हैं। तो वो 58 रुपीज़ से केंद्र अब लगा लेगा अपने केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर। तो इसलिए कई लोग यहाँ पर फंस जाते हैं कि यूनियन टेरिटरीज को कितना फंड जाए, ये भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। वो ऐसा कभी भी नहीं करता है, उसको ज़रूरत ही नहीं करने की। ऑलरेडी सेंटर के पास पैसा है, और यूनियन टेरिटरी यूनियन है, यूनियन टेरिटरी है, वो सेंटर की टेरिटरी है, उसी के अंदर आती है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान से समझिए कि वो ये कह रहे थे कि कश्मीर क्योंकि राज्य था पहले, अब वो बन गया यूनियन टेरिटरी, अब वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जब राज्य था तो राज्यों को मिले हुए धन में से उसका हिस्सा बनता था 0.85%, जो हमें ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी और अदर रीजंस की वजह से अब बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो लगभग 1% हम मान के चल रहे हैं। अब क्योंकि वो 1% का बोझ अब एक्स्ट्रा केंद्र सरकार के ऊपर है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाया द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसकी वजह से अब वो 1% हम उस 42% में से डिडक्ट कर रहे हैं, और अब 41% डेवोल्यूशन का हिस्सा होगा। फाइनेंस कमीशन 15 ने ऐसा बोला। ये तो हो गया केंद्र और राज्य के बीच में। राज्यों के बीच में कैसे होता है, इसे हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहते हैं। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर पैसा बढ़ता है। सबसे पहला फिस्कल नीड्स, मैं बताऊंगा फिस्कल नीड क्या होती। दूसरा इक्विटी, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या होती। तीसरा परफॉर्मेंस। कई बार कुछ फाइनेंस कमीशन ने 2 और इंडिकेटर ध्यान में लिए, फिस्कल डिसेबिलिटी एंड फिस्कल डिसिप्लिन। 3 मुख्य आधारों पर लगभग फाइनेंस कमीशन 6 से अब तक सारे फाइनेंस कमीशन फिस्कल नीड, इक्विटी और परफॉर्मेंस पे बात करते आए। बीच में कुछ फाइनेंस कमीशन ने फिस्कल डिसेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन को भी ध्यान में रखा, राज्यों के बीच में पैसा बांटते हुए। हम चर्चा करेंगे ये क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, इस टेबल को मैं पूरा कर दूंगा अभी जब मैं इसे डिलीट कर दूंगा। उसके पहले मैं आपको पहला बिंदु समझा दूं, दैट इज़ फिस्कल नीड। जब हम फिस्कल नीड की बात करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है, अब ध्यान से समझिए। जब राज्यों को पैसा जा रहा है केंद्र से, तो राज्यों को पैसा केंद्र से दिलवाया फाइनेंस कमीशन ने किस ऑब्जेक्टिव के तहत। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग फार्मूला इज टू एनेबल द स्टेट्स
टू प्रोवाइड बेसिक पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज विद इक्विवेलेंट टैक्स एफर्ट्स। यानी कि राज्यों को पैसा जाने का जो मेन आधार रहता है वो ये रहता है कि वो राज्य बेसिक पब्लिक गुड्स और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सके। बेसिक पब्लिक गुड्स और सर्विसेज का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिए। बिजली मुहैया करा सकें, पानी मुहैया करा सकें, सड़कें मुहैया करा सकें, पार्क्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, सारी वो ज़रूरतें जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरत होती हैं, इन्हें पब्लिक गुड्स के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें सरकारें आपको मुहैया करा सकें, इसीलिए तो उनको पैसा दिया जाता है। और राज्यों के बीच में आपस में ये पैसा बांटा जाएगा इसी आधार पर कि टैक्स एफर्ट्स किसके कितने हैं, जिसके जिस हिसाब से टैक्स एफर्ट्स हैं, जिसकी जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिसका जिस हिसाब से सिस्टम है। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अब हर राज्य में हॉस्पिटल सर्विस सेम नहीं होती, हर राज्य में स्कूल, हर राज्य में कॉलेज यूनिवर्सिटी, हर राज्य में सड़कें सेम नहीं होती। अब अगर आप कहें कि यहाँ पर फाइनेंस कमीशन हर राज्य को बराबर बनाने के लिए पैसा दे, फाइनेंस कमीशन की कोशिश ये होती है कि हर राज्य लगभग अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया कार्यक्रम करे। लेकिन अब इसमें यह देखना है कि किस राज्य की टैक्स पैदा करने की कितनी क्षमता है, उस आधार पर यह डिपेंड होगा कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है अपने लोगों को बेसिक पब्लिक गुड्स और सर्विसेज देने की। उस क्षमता के मुताबिक उसका कितना विकास होना बनता है, इसे देख करके फाइनेंस कमीशन उनके बीच में पैसा बांटता है। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहला एस्पेक्ट, दैट इज द पहला कॉलम फिस्कल नीड। हमने यही पढ़ा था ना, फिस्कल नीड। तो फिलिंग अप द वर्टिकल फिस्कल गैप ऑफ द स्टेट्स, फिलिंग अप द वर्टिकल फिस्कल गैप ऑफ द स्टेट्स। अब वर्टिकल फिस्कल गैप यहाँ पर मतलब क्या है कि केंद्र से जब राज्यों को पैसा आ रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि वो जो राज्य है, वो पर्टिकुलर जो स्टेट है, उस स्टेट की अपनी खुद की रेवेन्यू कितना है और उसका खुद का एक्सपेंडिचर कितना है। पहले तो इसी को भरिए, आप इसी को भरिए, क्योंकि उसका एक गैप है फिस्कल गैप। ये फिस्कल गैप भरना एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है उस पैसे में से जो पैसा केंद्र से राज्यों को आता है। और ये क्यों होता है, वह है फिस्कल गैप। फिस्कल गैप क्यों होता है इसको समझिए। स्ट्रक्चरल मिसमैच बिटवीन रिसोर्सेज एंड कमिटेड और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, स्ट्रक्चरल मिसमैच ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब क्या है। अब पूरी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ही लोपसाइडेडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात को आप समझिए। जैसे उदाहरण के तौर पर पंजाब में तो कोई रिसोर्सेज है ही नहीं, मिनरल्स। पंजाब में फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी आपको उस लेवल पर नहीं मिलेंगे। मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इन चीज़ों की कमी हो जाती है। लेकिन एग्रीकल्चरल रिसोर्स बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, मिनरल रिसोर्सेज की भी वहाँ पर उतनी बहुलता नहीं है, कमी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर वहाँ पर कुछ है रिसोर्सेज के नाम पर, तो वहाँ पर सनलाइट बहुत है। कल को आने वाले समय में सोलर एनर्जी और बाकी चीज़ों में काफ़ी स्कोप वहाँ पर हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ऑल इन ऑल अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो उस पूरी कंट्री के अंदर जितने भी राज्य हैं, सबसे पहले तो एक तो रिजर्व्स जो हैं वो लोपसाइडेडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रिसोर्सेज के। सेकंड एस्पेक्ट, स्टेट्स में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है अपने अपने रिसोर्सेज को टैप करने को लेकर के, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लेवल में डिफरेंसेस हैं। उस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मदद से आप कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसमें अंतर है। वो रिसोर्स एक बार यूटिलाइज हो गया, उसके मोबिलाइजेशन करके लोगों तक उसको पहुंचाना, इस चीज़ में फ़र्क है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ जाता है। लोग कितने को वहाँ के अवेकेंड हैं, अवेयर्ड हैं और एनलाइटेंड हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इस पर डिपेंड कर जाता है कि रिसोर्सेज कितने बेटर यूज़ हो रहे हैं। राज्य आपस में कितने बेटर कनेक्टेड हैं, इस पर डिपेंड होता है कि रिसोर्सेज। तो एक स्ट्रक्चरल मिसमैच रहता है। ये पहली बात कि जितना वो राज्य का कमिटमेंट है, जितना वो राज्य का खर्चा है, उसके कंपैरेटिवली उसका जो रेवेन्यू है, जो रिसोर्स है, वो मैच नहीं कर पा रहा। तो रिसोर्स में और कमिटमेंट में, रिसोर्स में और खर्चे में एक गैप है जो एक तरह का फिस्कल गैप का काम करता है। आई बात समझ में? इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पहला पॉइंट हमें ये समझाता था। इस तरह से बारी बारी हम बाकी पॉइंट भी समझेंगे। अब इसके लिए करना क्या है, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या रहता है, जब आप फिस्कल गैप को फिल करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है नीड बेस्ड क्राइटेरिया। कई तरह के क्राइटेरिया होंगे, मैंने बताया फिस्कल नीड, इक्विटी और परफॉर्मेंस। तो फिस्कल नीड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, नीड बेस्ड। तो नीड बेस्ड क्राइटेरिया यूज़ किया गया। नीड बेस्ड क्राइटेरिया आप कैसे जज करेंगे कि किस एरिया की नीड कितनी है। आपसे ये भी तो पूछा जाएगा कि नीड पता लगाइए। तो नीड पता लगाने के दो आधार बताए गए हैं। सबसे पहला आधार बताया गया है पर कैपिटल ट्रांसफर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, और सेकंड आधार बताया गया कॉस्ट डिसेबिलिटीज। पर कैपिटा
ट्रांसफ़र बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, मतलब कि ध्यान से देखिए, एक राज्य है उस राज्य में केवल 100 लोग हैं, और एक राज्य है उस राज्य में 1000 लोग हैं, एक राज्य में 10,000 लोग हैं। आई बात समझ में? नेचुरली जिस राज्य में 10,000 लोग हैं उस राज्य की जिम्मेदारियां तो ज़्यादा हैं, शिक्षा को लेकर के, सेहत को लेकर के, सड़कों को लेकर के, जल को लेकर के, हाउसिंग को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के उस राज्य की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। पहली बात तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पर कैपिटा ट्रांसफ़र हम कितना कर रहे हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर। ये नहीं देखना हमने 3 राज्यों को 100-100 रुपया दे दिया, एक राज्य के पास 100 लोग थे, एक राज्य के पास 1000, एक लाख के पास, एक राज्य के पास 10,000, तो फिर पर कैपिटा तो तीनों राज्यों में पर पर्सन के हाथ में जो पैसा आया वो तो बहुत फ़र्क हो गया। हम पर कैपिटा कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये देखना है। तो ट्रांसफ़र लमसम में नहीं होता, ट्रांसफ़र पर कैपिटा के हिसाब से होता है। इसलिए तो फिर आप पर्टिकुलर राज्य की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र करेंगे, तभी तो फिर इक्विटी आएगा ना। और दूसरा ध्यान में रखना है यहाँ पर कॉस्ट डिसेबिलिटी। जैसे मान लीजिए एक छोटा राज्य है जैसे दिल्ली, और दिल्ली को हेल्थ सर्विस पहुँचानी है। दिल्ली का साइज़ क्या है आप खुद देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साइज़ कितना छोटा होगा, हेल्थ सर्विस पहुँचाने के लिए एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स का जाल, डॉक्टर्स और नर्सेज की पोस्टिंग, छोटा सा एरिया। लेकिन यही हेल्थ सर्विसेज आप पहुँचानी है राजस्थान को, जयपुर से आपको हेल्थ सर्विसेज पहुँचानी है जैसलमेर। आप ध्यान लगाइए, डिस्टेंस नोटिस करिए, एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा नोटिस करिए, स्टाफ को, नर्सेज कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे, कितनी दूर दराज के इलाकों तक लोगों को सेवाएं। फिर यही आ जाइए पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में किन किन पॉकेट्स तक बिजली पहुंचानी पड़ती है, कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। तो डिस्टेंस जब बढ़ता है तो कॉस्ट डिसेबिलिटी जुड़ती है किसी भी सरकार के साथ। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वही सर्विस एक छोटा राज्य कम पैसों में मुहैया करा सकता है अपने लोगों को, वही सर्विस एक बड़ा राज्य ज़्यादा पैसे लगा करके मुहैया कराएगा। ये बात ठीक है कि एक आप यहाँ से थोड़ा ना भेजेंगे जैसलमेर तक, आप जैसलमेर में एक डिस्पेंसरी बनाएं, जैसलमेर में, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक जयपुर में बनाइए फिर एक जैसलमेर में बनाइए, यहाँ भी डॉक्टर अपॉइंट करिए, वहाँ भी डॉक्टर अपॉइंट करिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैठाइए। ये सब करने में तो खर्चा आता है ना भाई। तो लास्ट माइल पे लास्ट पर्सन को सर्विस पहुँचाना ही तो सरकार की जिम्मेवारी है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि साइज़ कितना है, इससे तो फिर कॉस्ट डिसेबिलिटी आ जाती है। तो कॉस्ट डिसेबिलिटी को ध्यान में रखना है, मतलब कि साइज़ भी देखना है और कितनी जनसंख्या ये भी देखना है। ये दोनों के आधार पर हर राज्य की अपनी अपनी नीड बदल जाती है, नीड वेरिएबल है। तो नीड बेस्ड क्राइटेरिया के तौर पर आप देखते हैं कि वर्टिकल गैप कैसे फिल करना है। वर्टिकल गैप क्यों है वो तो बताया कि स्ट्रक्चरल मिसमैच है बिटवीन द रिसोर्सेज एंड बिटवीन द कमिटमेंट्स, बट उसे फिल कैसे करना है वो है नीड बेस्ड क्राइटेरिया, क्योंकि फिजिकल नीड हर राज्य की अपनी अपनी अलग होती है। और नीड कैसे आइडेंटिफाई होगी वो 2 फैक्टर बेस्ड, एक फैक्टर है कि पर कैपिटा ट्रांसफर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और दूसरा फैक्टर है यहाँ पर कॉस्ट डिसेबिलिटी। इसी तरह से मैं सारे समझाऊंगा और फिर इनको खोलेंगे भी, हम खोल कर भी देखेंगे, लॉजिक आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, हमने देख लिया था कि वर्टिकल गैप फिलिंग किस तरह से हुआ, क्या क्या उसके फैक्टर थे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव ये था हॉरिजॉन्टल शेयरिंग का कि कैसे पब्लिक गुड्स और सर्विसेज सभी राज्य प्रोवाइड कर सकें, और उस ऑब्जेक्टिव में पहला वर्टिकल गैप फिलिंग हमने देखा, और सेकंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंस कमीशन के सामने ये रहता है, दैट इज प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल इक्विटी। ये कैसे प्रोवाइड की जाएगी हॉरिजॉन्टल इक्विटी? प्रोवाइडिंग हायर शेयर टू पुअरर रीजन्स। हॉरिजॉन्टल इक्विटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी? इक्वेलिटी नहीं है, सबको एक जैसा नहीं दे सकते आप, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अपने क्षेत्र के हिसाब से बिल्कुल अलग हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सबकी ज़रूरतें अलग हैं कि कौन किस स्टेटस पे खड़ा है इस समय इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर, कि किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के पास पहले से 10 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है और किसी के पास 1000 रुपया है, और सबको आपने नया 1000 रुपया दे दिया तीनों को, तो जिसके पास 100 रुपये था उसके पास सिर्फ 1100 हुआ, और जिसके पास पहले से ही, जिसके पास 10 रुपया था उसके पास हुआ 1010 रुपया, जिसके पास 100 था उसके पास हुआ 1100, जिसके पास 1000 था उसके पास हो गए 2000। तो ये आपने इक्वलिटी तो कर दी, लेकिन मुद्दे की बात यह है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इक्विटी का है, वो आप यहाँ पर नहीं कर पाए, जिसे करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है कि जो गरीब राज्य हैं उनका हिस्सा ज़्यादा रहता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में एज़ कम्पेयर टू अमीर राज्य। उसका कारण ये रहता है कि अमीर राज्य खुद के जो उनके टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस से भी पैसा कमा पा रहे हैं, इस वजह से वह अमीर हैं। आई बात समझ में? क्योंकि उनके खुद के पास टैक्स मोबिलाइजेशन करने की क्षमता है। लेकिन गरीब राज्य के पास आधार ही ये है उसके सर्वाइवल का कि उसे कितना शेयर मिल रहा है सेंटर से आने वाले टैक्सेस का, उसके पास खुद से आमदनियाँ नहीं है, इसलिए वह गरीब है, इसलिए उसको ज़्यादा हिस्सा देना बनता है। तो यहाँ पर इक्विटी है। और आप एक बात हमेशा नोटिस करेंगे, जब बात रिजर्वेशन की आएगी इस भारत में,
तब बात यहाँ पर आकर के फंस जाती है कि भाई रिजर्वेशन कुछ वर्गों को या कुछ समाज को नहीं देना चाहिए। लेकिन जब उन्हीं राज्यों से आप मांग सुनेंगे कि उन्हें ज़्यादा शेयर दिया जाए क्योंकि वह गरीब हैं, तब आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ आप रिजर्वेशन की खिलाफत करते हैं, दूसरी तरफ आप रिजर्वेशन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का रिजर्वेशन ही तो है कि गरीब राज्यों को ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। अगर संविधान जरा ढंग से पढ़ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि प्रियम्बल, जिसे आत्मा कहा जाता है संविधान की, उस प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा गया है। वो टैक्स डेवोल्यूशन से लेकर के फंडामेंटल राइट के मिलने तक, कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्तियों से लेकर के संविधान पार्लियामेंट के कानून बनाने तक हर जगह पर लागू हो रहा है कि इक्विटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। और वो यहाँ पर भी हमें नजर आई है कि गरीब राज्यों को के लिए अलग रिजर्व रखा जाता है कि उन्हें ज़्यादा देना जाना। ऐसा फाइनेंस कमीशन की माइंड में एक रिजर्व चलता है, ये भी तो एक रिजर्व है। आई बात समझ में?